के साथ आज दिन भर एक खबर पर पूरे देश की नजर थी और वो था ट्विन टावर्स का गिराया जाना। लेकिन सवाल यह है कि बुलडोजर के बाद अब बाबा का बारूद नजर आया है करप्शन पर। योगी आदित्यनाथ, उनकी टीम ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू कराया जमीन पर। आखिर इससे पहले सालों साल तक न सिर्फ ये करप्शन की इमारत खड़ी की गई बल्कि इसकी फाइलों को दबाया भी गया। इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लीजिए और देखिए किस तरह से ये पूरी इमारत आज जमींदोज हो गई। देखिए जरा एम्बियंस दीजिए। सिर्फ 9 सेकंड में यह इमारत पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गई। करोड़ों रुपए की लागत से बनी इमारत को आज किया गया। करप्शन के खिलाफ सबसे बड़े हथौड़े की आज ये नजीर बनी है। तो आइए आपको दिखाता हूं मैं। देखिए जरा ये रिपोर्ट, क्योंकि इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कोई कह रहा है आपके दामन पर दाग है, कोई कह रहा है आपके दामन पर दाग है, लेकिन पाक साफ कौन है? रिपोर्ट देखिए जरा। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, लोकदल हो या फिर ये नकारात्मक राजनीति करने वाले वे लोग जो केवल सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं जिससे भारत के संसाधनों पर लूट खसोट कर सकें। अब तक आपने बाबा का बुलडोजर देखा था, और अब बाबा योगी आदित्यनाथ का बारूदी एक्शन भी सामने आ गया है। बाबा ने डायनामाइट के जोरदार धमाके से नोएडा का ट्विन टावर को जमींदोज नहीं किया, बल्कि भ्रष्टाचार की उस गगनचुंबी इमारत पर चोट की है जो बिल्डर और अथॉरिटी के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से फल फूल रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया था, तभी योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया था कि कोर्ट के आदेश का पालन भी होगा और भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन भी होगा। पहले तो बाबा ने अफसरों पर कार्रवाई शुरू की, जांच के बाद एक्शन लिए और आज भ्रष्टाचार के प्रतीक ट्विन टावर को जमींदोज करा दिया। इस कार्रवाई के बाद अब सरकार और बीजेपी दोनों अखिलेश सरकार पर हमलावर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही तय कर दिया था कि इसमें हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये करप्शन के टावर हैं, इनको हम गिराएंगे, ध्वस्त करेंगे। समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से भ्रष्टाचार करके इन इमारतों को खड़ा किया गया था, उनको हमने जमींदोज कर दिया है। भ्रष्टाचार की इमारत थी, भ्रष्टाचार का इमारत पर कार्रवाई हुई है, वो जमींदोज हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। दरअसल कल योगी आदित्यनाथ जब गाजियाबाद आए थे, तब भी उन्होंने ट्विन टावर गिराने की एक कार्रवाई की समीक्षा की थी और जरूरी निर्देश भी दिए थे। अब ऐसे में बाबा के इस एक्शन के बाद लोग उन्हें अब बाबा बारूद के नाम से भी बुलाने लगे हैं, जबकि भ्रष्ट बिल्डर और अथॉरिटी के अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। तो बाबा का बारूद जब इस इमारत पर लगाया जा रहा था तो डिप्टी सीएम अखिलेश यादव पर हमला कर रहे थे कि यह करप्शन की इमारत उनके वक्त में खड़ी हुई और कैसे समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ पर अटैक कर रही थी। देखिए जरा, डिप्टी सीएम ने कहा सपा का सच सामने आ गया। इस पर समाजवादी पार्टी ने कहा बीजेपी का चेहरा बेनकाब हुआ है। डिप्टी सीएम ने कहा सपा काल में भ्रष्टाचार फला फूला है। दरअसल इस पर अनुराग भदौरिया ने जवाब दिया और समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि बीजेपी अपना चेहरा छिपा रही है। दोनों पार्टियां आमने सामने थी आज इस इमारत पर। बीजेपी ने कहा ट्विन टावर सपा के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस पर समाजवादी पार्टी ने कहा भ्रष्ट सरकार को केवल भ्रष्टाचार दिखता है। बीजेपी ने कहा सपा के कुकर्मों की इमारत हो गई है जमींदोज। अखिलेश यादव और सपा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह इमारत गिराई गई है। तो बीजेपी और सरकार का कहना था भ्रष्टाचार की इमारत थी ट्विन टावर। समाजवादी पार्टी ने कहा योगी सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए।
बीजेपी का कहना है ट्विन टावर समाजवादी पार्टी की अराजकता का प्रमाण था, तो सपा का कहना है बीजेपी का काला धंधा दुनिया दरअसल जानती है। बीजेपी का कहना है ट्विन टावर क्यों बना, इसका जवाब अखिलेश यादव दें। समाजवादी पार्टी का कहना है सुपर टैक्स से बीजेपी नेताओं की साठगांठ है। देखिए, एक दूसरे के दामन पर छींटे लगा रहे हैं। मैं आपको आगे सच्चाई बताऊंगा कि आखिर किसने क्या किया है। सपा का मतलब भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी है। समाजवादी पार्टी ने कहा योगी सरकार नाकाम, ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ने कहा अखिलेश जनता की नजरों में गिर चुकी है। इस पर सपा ने जवाब दिया गिरने और गिराने की बात करना हास्यास्पद है। ये तू मैं इस लड़ाई पर चली। अब जरा सुनिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया क्या कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को, चूंकि उस समय वह मुख्यमंत्री थे जब यह इमारत का निर्माण हुआ है, और पूरी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार उन्होंने क्यों होने दिया था, कारण क्या था, कैसे ये भ्रष्टाचार हो गया, और अगर ये भ्रष्टाचार हुआ तो उस भ्रष्टाचार को होने देने के लिए कौन दोषी है। और इस प्रकार का भ्रष्टाचार करके अगर राज्य करना चाहते हैं तो इसीलिए जनता ने इन लोगों को सत्ता से बेदखल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है। जनता की नजरों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी है, और जब ये सरकार गिरने गिराने की बात करती है तो हास्यास्पद लगता है। और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं किसने क्या किया है, किसके दामन पर कौन से दाग है। देखिए जरा, इस इमारत के बारे में सारा शोर आपने सुन लिया। ये पहली बार टीवी पर आप देखने जा रहे हैं इस ट्विन टावर के करप्शन में कौन जिम्मेदार है। 2004 में देखिए मुलायम सरकार ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी थी। ये जो इमारत बनी है मुलायम सरकार के दौर में हरी झंडी दी गई। 2004 में नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को जमीन दे दी इस मामले में, और 2009 में मायावती थी सरकार में। तो मायावती सरकार में बिल्डरों को फायदा पहुंचाया गया, ये आरोप पहले भी लगते रहे। FAR यानी जो एरिया है उस एरिया को बढ़ा दिया गया जिस पर बिल्डर और ज्यादा चीजें बना सके। बिल्डरों को मनमानी करने दी गई। ग्रीन बेल्ट में भी गगनचुंबी टावर खड़े कर दिए गए। 2012 में देखिए क्या हुआ। एमरल्ड कोर्ट जो उसके लगी हुई सोसाइटी है, एमरल्ड कोर्ट की जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन थी RWA, ये हाई कोर्ट पहुंच गई, और कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की जांच शुरू हुई इस मामले में। जांच में नियमों की अनदेखी मिली, भ्रष्टाचार भी मिला। अखिलेश की सरकार ने रिपोर्ट को दबा दिया, यह आरोप है। 2012 में अगर रिपोर्ट नहीं दबाई गई होती तो कब की यह इमारत गिर जाती। 2021 में देखिए क्या हुआ। योगी राज में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। हाई कोर्ट ने कहा था इस इमारत को गिरा दो। कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी पर गंभीर सवाल उठाए, यानी किसकी सरकार थी, किसके राज में नोएडा अथॉरिटी ने क्या करप्शन किया, यह बड़ा सवाल है। सीएम योगी ने मामले की जांच के आदेश दिए। इस पूरे मामले में रिपोर्ट आने के बाद देखिए योगी राज में यह कार्रवाई हुई। रिपोर्ट आने के बाद बिल्डरों और अफसरों पर कार्रवाई हुई, कई और अफसरों पर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है, और योगी राज में यह इमारत ढहा दी गई है। अब दूर मत जाइए, उस सोसाइटी में मैं आपको लिए चलता हूं जहां आज ये इमारत गिराई गई है। योगी के बारे में, इस इमारत को गिराने के बारे में, बाबा बुलडोजर से बाबा बारूद बनने तक क्या कह रहे हैं लोग, सुनिए जरा। छोटा भाई की सरकार है जिनको हम पूरा सपोर्ट करते हैं। पूरा का पूरा यूपी उनके साथ खड़ा है ना, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, यूपी को आप छोड़ दीजिए। और उनसे हम उम्मीद करते हैं जितने भी भ्रष्टाचारी हैं ये सारे के सारे लाइन पे लगने चाहिए। हम योगी जिंदाबाद बोल रहे थे सर। तो देखिए यहाँ अलग अलग प्रतिक्रियाएं लोगों की जय तो हम बोलते ही बोलते हैं, साथ में हम मोटा भाई छोटा भाई की भी जय बोलते हैं। ये बाकी बिल्डर्स के लिए भी मैसेज हुआ है जो नोएडा में एग्जाम्पल सेट हुआ है। भ्रष्टाचार की नींव हिलाई जा रही है। लोगों के मन में एक दहशत और एक डर होगा कि आगे से हम गलत काम करें या ना करें, उसके लिए अब देख के लगता है कि इस न्यू इंडिया में अब जो 10 साल अगर कोई इलीगल काम हुआ है उसको गवर्नमेंट और अथॉरिटी और जुडिशरी 10 सेकंड में धराशायी करती है। दिस इज द पावर ऑफ न्यू इंडिया। और अब तो डबल इंजन है। अगर हम उत्तर प्रदेश में खड़े हुए हैं तो यहाँ पर भी सरकारें हैं, केंद्र में भी सरकार है, उनको भी बहुत क्रेडिट जाता है। और नोएडा अथॉरिटी को एक मैसेज जाता है कि
अब करप्शन का ज़माना ख़त्म हो गया। अब करप्शन नहीं हो चल सकता है दूर तक, क्योंकि ये 10 सेकंड में काम हो जाता है करप्शन हुई तो, और बाकी जो एक्शन होगा, सस्पेंशन होगी, वो तो अलग बात है। यूपी में तो बुलडोजर भी चलता है। यूपी बुलडोजर चलता है, अब तो सेकंड की बात हो गई, वो तो सेकंड की बात हो गई। अब तो बुलडोजर की ताकत है जो आज भ्रष्टाचार को नष्ट कर दिया गया है। आपने सुन लिया लोगों को। अब बाबा बारूद ने कैसे करप्शन को खत्म किया है, करप्शन की इमारत को उड़ा दिया। अब उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसने ये इमारत बनाई है। पहली बार आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है आर.के. अरोड़ा। ये जो इमारत गिराई गई, ये उसके मालिक थे। ये सुपरटेक के मालिक आर.के. अरोड़ा को आप देख रहे हैं। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा बताऊं, वैसे तो ये दिवालिया है, लेकिन 34 कंपनियां भी इनके पास हैं, कई 100 करोड़ रुपए भी हैं, लेकिन दिवालिया है। देखिए जरा, ये आर.के. अरोड़ा ट्विन टावर को सुपरटेक ने बनाया था, और सुपरटेक के फाउंडर है आर.के. अरोड़ा। बिल्डर आर.के. अरोड़ा की 34 कंपनियां हैं। एविएशन, फाइनेंस और फिल्म की कंपनियां हैं इनके पास कब्रगाह बनाने और बेचने की भी कंपनी है। सोचिए जरा, फिर भी अरोड़ा की सुपरटेक कंपनी दिवालिया है। अरोड़ा ने 1999 में सुपरटेक कंपनी की शुरुआत की थी, 1999 में, जिसके बाद कंपनी ने 12 शहरों में प्रोजेक्ट लॉन्च किए, और कंपनी पर अभी भी 432 करोड़ का कर्ज है। कर्ज नहीं चुकाने पर बैंकों ने याचिका दायर कर रखी है, जिसके बाद एनसीएलटी ने इसे दिवालिया घोषित कर दिया है, जबकि आर.के. अरोड़ा का अरबों का टर्नओवर है। अरोड़ा की कुल संपत्ति 980 करोड़ रुपए बताई जाती है। 980 करोड़। ये बिल्डर्स करते क्या है? एक जमीन लेते हैं, उस जमीन पर आपसे कहते हैं इस पर आपका फ्लैट बनाएंगे, आपसे पैसा लेते हैं, उस पर जमीन पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, और आपके पैसे का इंटरेस्ट लेते हैं। इनकी कमाई होती है, फिर खुद को दिवालिया बताते हैं, खुद को दिवालिया बताकर बैंक का पैसा हड़प जाते हैं, और आपका पैसा भी हड़प लेते हैं। आइए अब आपको बताता हूं ये इमारत गिराई कैसे गई, ये इमारत क्यों गिराई गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर जो इमारत करप्शन की इमारत थी, बहुत सी सरकारें इसमें शामिल थी, इस इमारत को किसके कहने पर क्यों गिराया गया, क्या हालात बने जो आखिर 62 मंजिला इमारत गिरानी पड़ी? देखिए वजह, इस भ्रष्टाचार की शुरुआत दरअसल 2004 में हुई थी, और 9 फ्लोर के पहले, देखिए सबसे पहले करप्शन की शुरुआत कैसे हुई। 9 फ्लोर के 14 टावर बनाने की इजाजत दी गई 2004 में। 2006 में क्या किया गया, 11 मंजिल बनाने की अनुमति दे दी गई, यानी जो 9 फ्लोर थे वो कितने हो गए, 11। टावर की संख्या कितनी बढ़ गई, 14 से 16 कर दी गई टावर की संख्या। 2009 में देखिए जरा, 4 से थे 11, 9 फ्लोर, उसके बाद कैसे बढ़कर 2009 में 17 मंजिला कर दिया गया, और 2009 में ही एक और टावर की अनुमति दे दी गई, यही था ट्विन टावर, और दोनों टावरों की ऊंचाई 24 मंजिल कर दी गई 2009 में। 2012 में देखिए 24 मंजिल से 40 मंजिल कर दी गई। ये सब कुछ पैसों के दम पर अथॉरिटी को शामिल करके करप्शन और भ्रष्टाचार में पैसा लगाकर ये सब कुछ किया जा रहा था, यानी पैसा फेंकिए, उस दौर में कुछ भी हो रहा था। बिल्डर्स ने क्या क्या नहीं किया है वो आप देख सकते हैं। टावरों के बीच की दूरी में 16 मीटर हुआ करती थी, जिसको पैसा खिलाकर 9 मीटर की भी इजाजत मिल जाती थी, जिसका एमरल्ड कोर्ट की आरडब्ल्यूए ने विरोध किया, और पहले नोएडा अथॉरिटी से गुहार लगाई गई इस मामले में। उसके बाद अथॉरिटी ने गुहार को अनसुना कर दिया, जिसके बाद आरडब्ल्यूए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया, और इलाहाबाद हाईकोर्ट में 2014 में टावर तोड़ने का आदेश सुना दिया हाईकोर्ट ने, और हाईकोर्ट के फैसले पर सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ 14% का ब्याज भी लगा दिया। जिन्होंने अपने फ्लैट यहां खरीदे उनको पैसा भी चुकाना है जो बिल्डर ने लिया, और 14% ब्याज के साथ चुकाना है। यह बात अलग है कि अभी लगभग 50 से 60 लोगों को पैसा मिला है, बाकियों का मिलना बाकी है। आइए, तो सवाल यह बुनियादी है कि करप्शन पर जब बारूद लगाया गया तो लोगों की खुशी देखिए। लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हो। ये देखिए जरा, ढोल नगाड़े बजने लगे, जश्न मनाया जाने लगा। ऐसा आपने शायद ही पहले कभी देखा हो, एक इमारत गिराई गई हो और इस तरह ढोल नगाड़े बज रहे हो।
क्योंकि लोग भ्रष्टाचार से तृप्त हो चुके हैं। लोग चाहते हैं करप्शन पर ऐसा एक्शन हो। ये उसकी खुशी है, ये उसकी खुशी है। न सिर्फ ढोल नगाड़े, अगली तस्वीर दिखाइए सर, ढोल नगाड़े नहीं बज रहे थे, बल्कि मिठाइयां भी खिलाई जा रही थी, लोगों के मुंह मीठे कराए जा रहे थे, क्योंकि लोग भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। अपने अड़ोस पड़ोस अगल बगल की चीजों को लेकर हर चीज में पैसा खर्च करना, जो बिल्डर्स ने ठगा लोगों को, उससे लोग तंग आ चुके हैं। जरा हमारे सहयोगी मृदुल वहां मौजूद थे जब ये जश्न मनाया जा रहा था, उनकी रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया है, मलबा उसका सामने आ गया है, मलबा हटने में वक्त लगेगा, लेकिन ये जो महिलाएं नाच रही हैं, ये जो महिलाएं नृत्य कर रही हैं, इन महिलाओं की बड़ी लड़ाई है, क्योंकि इन्होंने सोचा था कि इनके सपनों का घर होगा, सपनों का घर होगा तो वहाँ पर खाली इलाका भी होगा, लेकिन जब वहाँ पर खाली इलाका नहीं बना, वहाँ पर बिल्डिंग बना दी गई, तो इन लोगों ने लड़ाई लड़ी और 13 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज इन्हें सफलता मिली है। और आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं ये इमारत कैसे गिराई गई। वो बटन, वो ग्रीन बटन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिससे इस इमारत को गिराया गया। ये देखिए, ये है वो ब्लैक बॉक्स। पहली बार आप देख रहे हैं, ये है ब्लैक बॉक्स, इस तरह का दिखता है। ये जो आप इसमें देख रहे हैं हैंडल, इसको घुमाया जाता है और इसे चार्ज किया जाता है। ये देखिए घुमा रहे हैं, इसको घुमाकर इसे चार्ज करते हैं। चार्ज होने के बाद ये रेड लाइट है, ये जल जाती है और उसके बाद ये ग्रीन बटन इस तरह से दबाया जाता है। ये है, इसी के जरिए इस पूरी इमारत को गिरा दिया गया। देख रहे हैं ग्रीन बटन, तो एक बटन दबा और कई 100 करोड़ की इमारत पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह जमीन पर आ गई। कैसा बटन है ये देखिए जरा, आखिर कैसे दबाया गया और कैसे पूरी इमारत गिर गई, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको इमारत गिरती नजर आ रही है और ब्लैक बॉक्स भी नजर आ रहा है। ग्रीन बटन दबाते ही दरअसल ढह गया ये ट्विन टावर। ये जो ग्रीन बटन आप ब्लैक बॉक्स में देख रहे हैं, देखते ही देखते 32 मंजिला एपेक्स टावर जमींदोज हो गया। उसके ठीक बगल में दूसरा 29 मंजिला सियान टावर भी ताश के पत्तों की तरह गिर गया। दरअसल ग्रीन बटन दबाने पर कई सीरियल ब्लास्ट हुए एक के बाद एक, और ब्लैक बॉक्स, लाल बल्ब, जो आपको ब्लैक बॉक्स नजर आ रहा है उसके बगल में लाल बल्ब है और ग्रीन स्विच है। ग्रीन, जैसे ही हैंडल को घुमाया गया, रेड लाइट जलने लगी, यानी ये चार्ज हो गया है और उसके बाद ग्रीन बटन दबा दिया गया। भारतीय ब्लास्टर चेतन दत्ता है, उन्होंने इस हरे स्विच को दबाया। पहले ब्लैक बॉक्स से जुड़े बगल में इसके हैंडल लगा होता है, उसको 10 बार घुमाया गया और घुमाने के बाद ये चार्ज हो गया। हैंडल घुमाने पर लाल बल्ब ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया, जैसे इस वक्त ब्लिंक कर रहा है ये, और इसका मतलब यह हुआ कि चार्जर ब्लास्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है। लगभग 100 मीटर की दूरी पर खड़े थे ये 6 लोग, जिसमें 3 ब्लास्टर शामिल थे, एक पुलिस का अधिकारी था। ट्विन टावर के 2650 कॉलम में ब्लास्ट किए गए, बारूद लगाया गया था। बिल्डिंग को गिराने के लिए ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल किया गया बाकायदा, और दोनों टावर के पास 10 ब्लैक बॉक्स लगाए गए थे। इन ब्लैक बॉक्स से विस्फोट से जुड़े डेटा तय लिए जाएंगे, जानकारी जुटाई जाएगी, कैसे ब्लास्ट हुआ, कंपन, मलबा की जानकारी बाकी ब्लैक बॉक्सेस से मिलेगी। पहली बार बिल्डिंग गिराने में इस ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं तस्वीर उस शख्स की, उस शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिसने ये ग्रीन बटन दबाया। सोचिए कौन है वो शख्स जिसने ये ग्रीन बटन दबाया और पूरी इमारत को गिरा दिया। उनकी तस्वीर दिखा रही है, देखिए जरा, चेतन आनंद, चेतन दत्ता। कपड़ों की हालत आप देख रहे हैं, ये इमारत के सबसे नजदीक थे। इमारत के नजदीक सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर 6 लोग थे, उनमें है चेतन दत्ता। इन्होंने ही बटन दबाया है। उसके बाद देखिए तालियों से स्वागत हुआ चेतन दत्ता का, इनका वेलकम किया गया। और अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा चेतन दत्ता क्या कह रहे हैं, जिन्होंने बटन दबाया। क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, क्या सोच रहे थे, सुनिए। टोटल 10 लड़के मेरी टीम में थे जी, और 7 फॉरेन एक्सपर्ट्स थे हमारे, और 20 से 25 की एडुकेशन इंजीनियरिंग की टीम। आधे घंटे पहले जब सायरन कुछ दबा दिया गया, बजा दिया गया, आधे घंटे पहले हम पांचों आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ दूसरे का चेहरा देख रहे थे। और जैसे बटन दबा, बटन दबने की इमीडिएटली बाद जब मैंने खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो सिर्फ वहाँ धूल का गुबार था और कुछ चिंताएं थी, और उन चिंताओं को देखते हुए हम लोगों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की, जेब से मास्क निकाले एंड हम सब भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए। और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोर्ट था, उसको चेक किया, इट वाज कंप्लीटली सेफ।
और आइए अब मैं आपको लिए आया हूं, ये जो आप देख रहे हैं ये दरअसल वो जगह है जैसे पूरा जो ट्विन टावर था, टावर में कई फ्लोर थे। मैं अब आपको बता रहा हूं फ्लोर के अंदर बारूद कैसे लगाया गया। दरअसल ये आप देख रहे हैं ये ट्विन टावर का एक फ्लोर है, ये पिलर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये बीम नजर आ रही है आपको, कैसे बारूद लगाया गया। बीम में आपको रेड ब्लिंक जो नजर आ रहा है, यहां विस्फोटक लगाए गए थे, बीम को गिराना था। पिलर्स गिराएंगे तो पूरी इमारत गिर जाएगी, वही स्ट्रैटेजी अपनाई गई। ट्विन टावर तोड़ने के लिए खास तरह के विस्फोटक लगाए गए थे आपको बताऊं, और दोनों टावर में 3700 किलो विस्फोटक लगाए गए थे। यानी बटन दबाओ और ये इन विस्फोटकों में ब्लास्ट हुआ और सारे इमारत बीम और पिलर गिर गए और पूरी इमारत गिर गई। पलवल की एक कंपनी है, उसने खास विस्फोटक बनाए थे। दरअसल इसमें पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा कम रखी गई थी, साथ ही साथ 10,900 डेटोनेटर 6 आईडी का इस्तेमाल किया गया इसे गिराने में। विस्फोटक में 325 किलो सुपर पावर जेल शामिल है। 63,300 मीटर सोलर कार्ड जिलेटिन रॉड्स को लगाया गया था इसे गिराने में। टावर के अंदर 9,800 छेद किए गए और बारूद भरा गया। 35 मिलीमीटर के गहरे गड्ढे थे, हर छेद में करीब 1400 ग्राम बारूद भर दिया गया था और इसमें इंप्लोजन तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इंप्लोजन तकनीक आपको बताऊं, ये ऐसी तकनीक है जिसमें विस्फोट से चीजें बाहर की तरफ नहीं छिटकती हैं, अंदर की तरफ आती हैं, जिससे मलबा बाहर ना जाए, बारूद बाहर ना जाए, कोई पत्थर किसी को बाहर जाकर ना लग जाए। रिहायशी इलाके में बिल्डिंग गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में पहली बार इतनी ऊंची इमारत को गिराया गया। इससे पहले इसी कंपनी ने कोच्चि में इमारत को गिराया था, लेकिन उसकी ऊंचाई कम थी। बिल्डिंग गिराने में करीब 20 करोड़ खर्च का अनुमान है। सुपरटेक कंपनी से ही यह खर्च भी लिया गया है बिल्डिंग गिराने का। तो इस तरह से बिल्डिंग गिराई गई। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु महेश्वरी क्या कह रही हैं, उन्हें सुनिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के डायरेक्शन में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुरूप और यहाँ पे जो एजेंसी नियुक्त की गई थी एडिफिस इंजीनियरिंग, उनके द्वारा नोएडा अथॉरिटी, पुलिस प्रशासन सभी के सहयोग से सक्सेसफुली आज ये अराउंड 230 पे डिमोलिशन जो प्लान हुआ था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। जो फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल ऑफ क्लियरेंसेस थे एजेंसी के द्वारा वो दे दिए गए। उसी के क्रम में हमारा क्लीनिंग का काम जो है वो शुरू हो गया है। आइए, इमारत गिर गई है, अब मलबा है। इमारत कैसे गिरी वो आपको दिखाता हूं, ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, एम्बियंस दीजिए, ये इमारत गिरी, ये मलबा आपको नजर आ रहा है इमारत का। फुल स्क्रीन जरा इस तस्वीर को लीजिए, ये इमारत गिरने की तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस वक्त धमाका हुआ चारों तरफ इमारत धुएं के गुबार से पट गई थी, ये आप देख रहे हैं, देखिए जरा, चारों तरफ धुआं ही धुआं, धूल धुंध नजर आ रही थी, प्रदूषण नजर आ रहा था। यह स्थिति थी इमारत गिरने के बाद। मैं आपको बताऊंगा आखिर ये जो इमारत गिर गई इस मलबे का होगा क्या। अगली तस्वीर जरा प्ले कीजिए, चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है आपको, देखिए चारों तरफ मलबा नजर आ रहा है। हजारों टन मलबा है ये, हजारों टन। सोचिए अब इस मलबे को कैसे हटाया जाएगा, कौन हटाएगा, इस मलबे का होगा क्या। आइए अब आपको बताता हूं कि मलबे से कितनी कमाई हो सकती है। देखिए जरा, मलबे से कितनी कमाई हो सकती है ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए अब मैं आ गया हूं, ये मेरे नीचे आप देख रहे हैं मलबा ही मलबा आपको नजर आ रहा है। इतना मलबा है, इसका होगा क्या। दरअसल टावर ढाए जाने के बाद काफी मात्रा में मलबा जमा हो गया है, हजारों टन। मलबा हटाने में कम से कम 1-2 दिन नहीं, देखिए जरा 3 महीने का वक्त लगेगा मलबे को हटाने में, और ट्रकों से मलबे को हटाया जाएगा। कई हजार ट्रक मलबा भर भर कर जाएगा। मलबे को सही तरीके से ढक कर ले जाया जाएगा, पहली बात, रास्ते में प्रदूषण ना हो, धूल ना हो। लेकिन बड़ी चीज देखिए, ये जो मलबा है 15 करोड़ में बिक जाएगा। ट्विन टावर का मलबा 15 करोड़ में, इसको गिराने में लगा है 20 करोड़ और यह मलबा बिक जाएगा 15 करोड़ रुपए का। सोचिए जरा, 3 मंजिला मलबे का पहाड़ जैसा दिख रहा है।
यानी 3 मंजिल जितना था उतना मलबे का पहाड़ है। 55 से 80 हजार टन तक मलबा निकलने का अनुमान है और मलबे में भारी मात्रा में कंक्रीट और लोहा शामिल है। जियो टेक्सटाइल फाइबर क्लॉथ का जाल बिछाया गया था। मलबा को इधर से उधर बिखरने से बचने के लिए इस जाल को बिछाया गया था। दरअसल मलबा एक जगह इकट्ठा रहे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए इस पूरे प्रोजेक्ट के जो मैनेजर थे, इस पूरे ब्लास्ट को जो देख रहे थे नजदीक से, प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। जैसे हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है तो डर तो किसी को भी रहेगा। तो जैसा हमको भी थोड़ा बहुत डर था, लेकिन हमको एजेंसी पे इतना कॉन्फिडेंस था कि जैसा सोचा था वैसा ही बिल्डिंग डिमोलिश हुआ है। कितना समय लगेगा सर इसको पूरा कंप्लीट करने में? कितना समय लग सकता है सर? 90 दिन का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो उम्मीद है 90 दिन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा। और आइए अब आपको बताता हूं, सोचिए जरा क्या वजह थी कि लोगों को इस इमारत से बहुत दूर रखा गया था। लोगों को दूर खड़ा किया गया था। 500 मीटर के दायरे से लोगों को अलग कर दिया गया था और जो लोग थे वो दूर खड़े होकर उसे देखने आए थे, इस इमारत को गिरते हुए। मोबाइल से वीडियो बना रहा था, कोई इस इमारत के साथ सेल्फी ले रहा था। क्यों इस इमारत के दूर लोगों को कर दिया गया था, इसके पीछे एक बड़ी वजह है, आपको बताऊं। ऑस्ट्रेलिया में 1997 में एक इमारत गिराई गई थी। ये देखिए, ये जो इमारत 1997 में ऑस्ट्रेलिया में गिराई गई थी, इस इमारत के गिरने के बाद एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। इस इमारत के गिरने से जो हादसा हुआ उससे सीख लेते हुए इस बार लोगों को दूर दूर खड़ा किया गया था। ये देखिए, ये बड़ी इमारत गिरी थी। आखिर हुआ क्या था इस इमारत के गिरने के बाद, क्या वजह रही कि लोगों को दूर खड़ा किया गया? 1997 में ये इमारत गिरी थी, इसमें क्या दिक्कतें हुई थी, लोगों को क्या परेशानी हुई थी, ये देखिए जरा। 1997 में ऑस्ट्रेलिया में अवैध अस्पताल था ये एक। इस अवैध अस्पताल पर एक्शन हुआ और गिरा दी गई इमारत। कैनबरा में अवैध अस्पताल को उस वक्त गिराया गया था और इमारत में ब्लास्ट के दौरान एक बड़ी लापरवाही हो गई। दरअसल बिल्डिंग गिरते देखने हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। भीड़ धमाके की जगह के बेहद करीब खड़ी हो गई थी आकर और सिर्फ 200 मीटर इलाके को ही खाली कराया गया था। यहां 500 मीटर इलाके को खाली कराया गया था और उससे ज्यादा इलाके को खाली कराया गया था। यहां सिर्फ 200 मीटर था। तो धमाके के बाद मलबे की चपेट में बहुत सारे लोग आ गए वहां और हादसे में एक लड़की की मौत भी हो गई थी इसमें। और मलबे की चपेट में 10 लोग आए थे जो घायल हो गए थे। ये सभी लोग ब्लास्ट साइट से लगभग 400 मीटर की दूरी पर ही मौजूद थे। ब्लास्ट साइट से 500 मीटर दूर तक जाकर मलबा गिरा था। सोचिए क्या मंजर रहा होगा, 500 मीटर दूर यानी आधा किलोमीटर दूर तक मलबा जाकर गिरा था। इसलिए लोगों को दूर करके खड़ा किया गया था। लेकिन एक बुनियादी सवाल मैं आपको बताऊं, दुनिया में इस तरह की बहुत सी इमारतें गिराई गई हैं, लेकिन इमारतों को गिराए जाने के साथ साथ आपको याद होगा अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जहाज जाकर घुस गया, उसके बाद पूरी इमारत जमीन पर आ गई और उससे हजारों टन मलबा निकला। उस मलबे से न जाने कितने लोग बीमार हो गए और उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा पहले कहां कहां इमारत गिरी। दुनिया में हाई राइज बिल्डिंग को गिराने का सिलसिला पुराना है। 2009 में अमेरिका में 115 मीटर ऊंचे ओशियन टावर में क्रैक होने के चलते इसे ध्वस्त करने का फैसला किया गया। टेक्सास में मौजूद टावर का बेस धीरे धीरे धंसने लगा था, इसलिए इसे गिराने का निर्णय लिया गया। अमेरिका में ही आपको बताऊं 116 मीटर ऊंची इमारत लैंडमार्क को 2006 में ध्वस्त कर दिया गया। टॉर्नेडो तूफान की वजह से यह भवन क्षतिग्रस्त हो गया था और इस वजह से इसे गिराने का फैसला किया गया। यह इमारत 1957 में बनकर तैयार हुई थी। 2006 में इसे गिरा दिया गया। 2014 में उसके बाद जर्मनी में 116 मीटर एफी टोम इमारत को ध्वस्त कर दिया गया था। एफी टावर गोथे यूनिवर्सिटी का हिस्सा था और 2014 में जब इसे ध्वस्त किया गया तो पहली बार 30,000 लोगों ने इसे लाइव देखा था उस वक्त। 2015 में चीन में 118 मीटर ऊंची बिल्डिंग को गिराया गया था और इस इमारत को 1996 में बनाया गया था। इसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाया था, लेकिन बिल्डिंग उपयोग नहीं हो रहा था बिल्डिंग का। 2015 में इसे गिराकर दोबारा नई इमारत बनाई गई थी। संयुक्त अरब अमीरात दुबई लिए चलते हैं। वहां अब तक की सबसे ऊंची जो आज इमारत गिराई गई है लगभग 102 मीटर ऊंची थी।
लेकिन दुबई की एक इमारत जो सबसे ऊंची थी वो 168.5 मीटर ऊंची इमारत थी। इसका नाम था मीना प्लाजा। 2020 में इसे गिराया गया और यह एक रिकॉर्ड था। बिल्डिंग का काम बिल्डर्स के बीच विवादों के चलते दरअसल पूरा नहीं हुआ था, इसलिए इसे ध्वस्त करने का फैसला लिया गया। अब बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात। अमेरिका में आपको याद होगा 11 सितंबर 2001 को आतंकी हमला हुआ था। यह इमारत सभी की आंखों में, यह घटना सभी की आंखों में कैद है। आतंकी हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतें ध्वस्त हो गई थी, साथ ही हजारों लोगों की मौत हुई थी। घटना स्थल पर अज्ञात शवों की कब्रगाह बन गई थी। आपको बताते हैं 9/11 के आतंकी हमले में ध्वस्त हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर में जो मलबा निकला था, कैसे लोगों की मुसीबत, जरा धुआं देखिए, कैसे लोगों की मुसीबत बना था यह मलबा जो सालों तक लोगों को बीमार कर गया। मलबे से निकली जहरीली गैस की चपेट में काफी संख्या में लोग उस वक्त आए थे। जहरीली गैस से कई लोगों की मौत हो गई थी उस वक्त, सोचिए इतनी जहरीली गैस थी। कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स थे और डॉक्टर्स की मौत हो गई थी। मलबे की गैस और प्रदूषण ने लोगों को बीमार कर दिया था, ऐसा मलबा था। हजारों लोगों को लीवर और हार्ट की बीमारियां हो गई थी। इतना ही नहीं, धूल और धुएं से 10,000, सोचिए 10,000 मामले कैंसर के सामने आए थे। इस तरह की घटना थी ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की। राहत में जुटे लोगों में स्किन कैंसर की बीमारियां हो गई थी। दूसरी बीमारियों और सदमे से 1700 लोगों की मौत हुई। सोचिए, हजारों लोग केवल ट्विन टावर में जहाज के घुसने से मौत हुई और 1700 लोगों की मौत दूसरी बीमारियों और सदमे से हो गई थी। इसलिए आपको बताने का मकसद था कि जो इमारत गिरती है उसका मलबा भी नुकसानदेह हो सकता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली बड़ी खबर, यह खबर तो बताती है कि अब कम से कम यह नजीर बनेगी कि बिल्डर्स करप्शन करने से पहले सोचेंगे कि अब आज के राज में, आज के वक्त में आप पैसा खिलाकर भ्रष्टाचार करके बच नहीं सकेंगे, आपकी इमारत गिराई जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर है, मुख्तार के बाद अब अब्बास को पंजाब में पनाह। मुख्तार अंसारी आपको याद होगा कहां गया था, पंजाब। अब सुपुत्र बताया जा रहा है वहीं छुप गया जाके। आखिर पंजाब से कनेक्शन क्या है? ये डॉन और डॉन पुत्र वहां भाग भाग कर क्यों जा रहे हैं? अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं। मुख्तार के बेटे को शिद्दत से तलाश रही थी योगी की पुलिस। ये जो पुलिस का जमावड़ा आप देख रहे हैं, ये पुलिस भारी संख्या में पिछले दिनों मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, ये आप देख रहे हैं, उनके घर पहुंची। उनको उनके घर में दबिश दी गई। अलग अलग टीमें दरअसल दबिश दे रही हैं, लेकिन योगी का एक्शन माफिया पुत्र पर तगड़ा हो रहा है। बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अंसारी का बेटा भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। जरा रिपोर्ट देखिए। योगी राज में माफियाओं की दुकान बंद हो चुकी है और अब बारी माफिया पुत्र की है। डॉन मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी भगोड़ा घोषित हो चुका है। योगी के खौफ से कभी मुख्तार यूपी छोड़कर भाग गया था, अब बेटा योगी के डर से फरारी काट रहा है। गुंडे और सौदे बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। आज मैं 5 साल के बाद कह सकता हूं, ये अपराधी और माफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती से या तो छोड़ करके जा चुके हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर ने उनको ठिकाना लगाने का काम भी कर दिया है। खबर है कि बांदा जेल में बंद मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी यूपी से भागकर पंजाब में जा छिपा है। सिर्फ मुख्तार ही नहीं, डॉन अतीक का कुनबा भी योगी के डर के आगे नतमस्तक है। अतीक के दोनों बेटे मोहम्मद उमर और मोहम्मद अली उत्तर प्रदेश में आकर सरेंडर कर चुके हैं और अब बारी अगले माफिया पुत्र अब्बास अंसारी की है। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कहां छिपा है मुख्तार अंसारी के बेटे के बारे में जो जानकारी मिल रही है। देखिए जरा मैप के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, यूपी से फरार हुआ, मऊ से भागकर कहां पहुंचा है, पंजाब बताया जा रहा है, पंजाब में छिपा है। उसकी लोकेशन पंजाब में आ रही है। आपको याद होगा मुख्तार अंसारी भी योगी के डर से भागकर कहां गया था, पंजाब के रोपड़ जेल, वहां छिपा था। वहां से योगी खींच के कहां लाए, बांदा लाए। ये बेटा भी पंजाब क्यों गया, आखिर पंजाब कनेक्शन है क्या?
ये डॉन आखिर क्यों पंजाब भाग भाग कर जा रहे हैं, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं योगी की पुलिस। अब्बास अंसारी का दरअसल लोकेशन ट्रेस हो गया। ये मुख्तार और उनके पुत्र हैं, माफिया और उनके पुत्र अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी का जो लोकेशन है वो पंजाब में मिला है, मोबाइल का आखिरी लोकेशन। अब्बास को पंजाब में दरअसल राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, ये बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब के पूर्व मंत्री की मदद से पनाह दी गई है। पूर्व मंत्री कौन है पंजाब का जो पनाह दे रहा है? पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम यानी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। खुफिया सर्विलांस टीम जानकारी की पुष्टि करने में जुटी है। क्या पंजाब में ही छिपा है अब्बास अंसारी? अब्बास के गाजीपुर स्थित घर पर कुर्की का बाकायदा एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है और अब 26 सितंबर तक का वक्त दिया गया है कि 26 सितंबर तक आकर सरेंडर करो। अगर कोर्ट में पेश नहीं हुए तो घर की कुर्की कर दी जाएगी। और अब्बास अंसारी सुबह सपा के विधायक भी हैं, यानी इसके अलावा यूपी के मऊ सदर सीट से विधायक हैं अब्बास अंसारी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। पुलिस जब पहुंची कुर्की का नोटिस चस्पा करने ढोल नगाड़ों के साथ, देखिए जरा। मुकदमा अपराध संख्या 431/20, धारा 420, 467, 468, 471 व 30 आम सेक्शन थाना महानगर लखनऊ में मुकदमा दर्ज है। में एसीजीएम तृतीय लखनऊ द्वारा अब्बास अंसारी पुत्र मुख्तार अंसारी निवासी यूसुफपुर दर्जी मोहल्ला थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर के विरुद्ध 82 सीआरपीसी के कार्रवाई की गई है। ये नोटिस चिपकाया जा रहा है। इसके बाद 1 महीने का समय यानी कि 26/9/2022 तक का समय दिया गया है। अगर खुद को माननीय न्यायालय पुलिस के समक्ष हाजिर नहीं करते हैं तो कुर्की की कार्रवाई यानी 83 सीआरपीसी की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं ये नोटिस चस्पा कर रहा हूँ। आइए मैं आपको बताता हूं दरअसल पंजाब सबके भागने के पीछे वजह क्या है, आखिर क्यों। अगर अब्बास अंसारी मुख्तार का बेटा पंजाब में है तो याद कीजिए पिता कहां था? पंजाब में। और जो रिपोर्ट सामने आई है मुख्तार क्या मौज काट रहा था पंजाब में, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वो देखिए जरा, मुख्तार अंसारी को आप देख रहे हैं। मुख्तार अंसारी की जेल में मौज हो रही थी। कैसे? मुख्तार अंसारी को भी पंजाब में पनाह मिली थी। अब सोचिए, बताया गया कि जैसे ही योगी की सरकार आई तो अचानक पंजाब में एक मुकदमा दर्ज होता है, पंजाब की पुलिस आती है और यूपी से लेकर पंजाब चली जाती है बिना इत्तला किए। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद था ये और वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था मुख्तार अंसारी को वहां पर। जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सदन में बाकायदा इसकी जानकारी दी। रोपड़ जेल में आईपीएस अधिकारी मुख्तार की देखरेख कर रहे थे। मुख्तार की देखरेख में 10 आईपीएस तैनात थे और 2 साल 3 महीने तक पंजाब के रोपड़ जेल में ही मौज चल रही थी। जेल में मुख्तार की पत्नी की रहने की बाकायदा व्यवस्था की गई थी। वहां एक ही बैरक में पत्नी के साथ रहता था मुख्तार, यह भी आरोप है। 25 कैदियों वाले बैरक में सिर्फ 2 लोग रहते थे, यह इंतजाम किए गए थे। यूपी सरकार जब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची इस मामले में, तो पंजाब सरकार ने महंगे वकीलों की सेवाएं ले ली। सोचिए जरा कि मुख्तार यहीं रहे, जाने न पाए। वकीलों की फीस पर 55 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। रोपड़ जेल में रखने के लिए फर्जी एफआईआर दर्ज करवाई गई। इसी बात का मैं आपको जिक्र कर रहा था। जानबूझकर फर्जी एफआईआर में जमानत तक नहीं कराई गई क्योंकि रोपड़ में मौज हो रही थी। अब मुख्तार अंसारी यूपी के बांदा जेल में कैद है, जहां सारी मौज मस्ती योगी ने छूमंतर करवा दी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं। योगी आदित्यनाथ पहले कह चुके हैं कि माफियाओं को बख्शेंगे नहीं। सुनिए। आज मैं आपसे कह सकता हूं कि 5 साल के बाद आज हम सब ये कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता के संरक्षण में रह करके उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का, आम नागरिकों का जीना हराम करते थे, जो गुंडे और सौदे बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे,
आज मैं 5 साल के बाद कह सकता हूं ये अपराधी और माफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती से या तो छोड़ करके जा चुके हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर ने उनको ठिकाना लगाने का काम भी कर दिया है। और आइए, तो पिता बेशक पंजाब में मौज काट रहा हो, लेकिन सुपुत्र मुख्तार पुत्र अब नहीं बच पाएगा। क्यों? क्योंकि बड़े एक्शन की तैयारी है अब्बास अंसारी पर। जेल की सलाखें इंतजार कर रही हैं। अब्बास पर धारा 420 के तहत केस दर्ज है, आपको बताऊं। इसके अलावा धोखाधड़ी, बेईमानी से संपत्ति वितरण का आरोप भी है अब्बास पर। धोखाधड़ी से कई हथियार लेने का आरोप है। साथ ही साथ असलहे का लाइसेंस ट्रांसफर में भी धांधली का इल्जाम है अब्बास पर। धारा 470, 472 के तहत भी अब्बास पर केस दर्ज किया गया है। गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है अब्बास अंसारी के खिलाफ। 14 जुलाई को अरेस्ट वारंट जारी हुआ था, तब से पुलिस तलाश रही है। लखनऊ कोर्ट ने वारंट जारी किया था और 25 अगस्त तक गिरफ्तारी का आदेश दिया गया, लेकिन नहीं पहुंचे और अब उन्हें भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। 9 राज्यों में यूपी पुलिस की छापेमारी चल रही है। पुलिस की टीम 8 टीमें पुलिस की छापेमारी लगातार कर रही हैं। चार्जशीट में आर्म्स एक्ट के समेत कई संगीन आरोप दर्ज हैं और 8 अलग अलग तरह के हथियार रखते हैं अब्बास अंसारी। 4 गन, एक रिवॉल्वर, पिस्टल और राइफल उनके पास है। एक ही लाइसेंस पर सारे दर्ज करा लिए। एक स्पोर्ट्स राइफल भी रखता है अब्बास। लेकिन योगी की पुलिस जो है वो जिस तरह से एक्शन ले रही, उससे उत्तर प्रदेश के लोग खुश हैं कि कम से कम बाबा बारूद करप्शन पर चल रहा है और बाबा बुलडोजर माफियाओं पर चल रहा है। सुनिए जरा लोगों को। देखा होगा जो पिछली 5 साल सरकार रही थी उसमें सिर्फ योगी जी ने कानून व्यवस्था को देखा है। केवल मुख्तार ही नहीं, अतीक अहमद, जितने भू माफिया, जितने अपराधी उत्तर प्रदेश थे, या तो उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है और या तो जेल के अंदर है। नहीं, ये बहुत बढ़िया पहल है भाई। आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम ही नहीं किया। ठीक है, जो हमारे बाबा जी कर रहे हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश से भाग के जाकर अपराधी वहाँ छुप रहे। आज पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी छुपा हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये योगी आदित्यनाथ का पराक्रम है कि उनके भय से जो जनता को परेशान करते थे, गरीब लोगों को परेशान करते हुए ये प्रदेश छोड़ के जा रहे हैं। भाजपा सरकार में कोई भी आतंकवादी, कोई भी गुंडा कहीं भी किसी प्रदेश में किसी भी देश में बच के सुरक्षित नहीं रह पाएगा। उसको दंड मिलेगा। जो योगी सरकार हो, माननीय मोदी जी सरकार, इसमें कोई भी भ्रष्टाचारी या अपराधी किसी भी हाल में सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली बड़ी खबर यह है कि कैसे दुनिया मांगे तेजस। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना था वो आज नजर आ रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए प्लीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से सपना अपना साकार कर रहे हैं। बहरहाल आइए आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि देखिए कैसे दुनिया आज तेजस मांग रही है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। हवा को चीरता ये तेजस विमान अब विदेशी आसमान में गरजने को तैयार है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में भारतीय तेजस की डिमांड बढ़ रही है। पूरी दुनिया भारत में बने तेजस को खरीदना चाहती है। तेजस के साथ ही पूरे डिफेंस सेक्टर में भारत का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत पर प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प की सिद्धि का नजारा है। देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। संस्कृत शब्द तेजस का असली मतलब चमक होता है और अपने नाम की तरह ही तेजस अब पूरी दुनिया में अपनी चमक बिखेरने वाला है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं दुनिया में कौन कौन सा वो देश है जो तेजस की डिमांड कर रहा है, जो तेजस मांग रहा है। वो कौन कौन से मुल्क हैं ये आपको बताने जा रहा हूं। लगातार मांग बढ़ती जा रही है भारत में बने तेजस की। देखिए ये आप दुनिया का नक्शा देख रहे हैं और ये तेजस आ रहा है। ग्लोब पर देखिए
अमेरिका भारत से तेजस मांग रहा है। अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि भारत से तेजस खरीदना, मलेशिया भी तेजस को खरीदना चाहता है हिंदुस्तान से, इंडोनेशिया भी चाहता है कि वो तेजस ले ले। मिस्र, इजिप्ट की बात करेंगे, मिस्र भी इस तेजस को खरीदना चाहता है। पूरी दुनिया में तेजस की डिमांड बढ़ चुकी है। अर्जेंटीना भी तेजस को लेना चाहता है। कोलंबिया से भी इसकी डिमांड आ रही है तेजस को खरीदने की। यह है इसकी खासियत। आइए आपको सुनवाता हूं डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा को, सुनिए, वो बता रहे हैं आखिर क्या खासियत है जो चारों तरफ तेजस तेजस हो रहा है। देखिए, भारत से मलेशिया जो हमारा तेजस है, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसको खरीद रहा है। इसके अलावा इस पे दिलचस्पी पहले इजिप्ट ने, यूएई ने, मिडल ईस्ट के अंदर में काफ़ी लोगों ने, यहाँ तक कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने भी इसके लिए बहुत अपनी दिलचस्पी दिखाई है। किस तरह से भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, आत्मनिर्भर रक्षा के मामले में अपने उत्पादन में। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अर्जेंटीना ये बताऊं, उससे पहले मैं आपको ग्राफिक्स दिखाता हूं कि कैसे कहां इसकी डिमांड बढ़ गई है। ये देखिए किन किन मुल्कों में इसकी डिमांड है। ये देखिए, ग्राफिक दीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं अर्जेंटीना तेजस खरीदना चाहता है भारत से। खरीद को लेकर बातचीत भी हो रही है अर्जेंटीना के साथ। विदेश मंत्री के दौरे के दौरान यह बातचीत हुई है। एस जयशंकर ने 2 दिवसीय बाकायदा ये दौरा किया और इसी दौरे के दौरान अर्जेंटीना में मीटिंग रखी गई। एक अर्जेंटीना के विदेश मंत्री के साथ बाकायदा बैठक हुई और तेजस पर अर्जेंटीना ने दिलचस्पी दिखाई। दूसरे देश में भी तेजस पाने की चाहत रखते हैं जो दूसरे मुल्क हैं। मलेशिया ने भी तेजस खरीदने की पेशकश की है। मलेशिया के अलावा संसद में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बाकायदा इसकी जानकारी दी है कि 18 तेजस भारत से खरीदेगा मलेशिया और 2 सीटों वाले तेजस की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। सबसे बड़े गर्व और फख्र की बात यह है कि यह तेजस भारत में बनता है। इसका निर्माण भारत ने किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL जो हिंदुस्तानी कंपनी है वो बनाती है इसको। अमेरिका भी तेजस खरीदने की इच्छा जता चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने भी दिलचस्पी दिखाई है तेजस में और मिस्र भी तेजस खरीद सकता है। फिलीपींस तेजस का ऑर्डर दे सकता है, यानी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसमें इंडोनेशिया भी शामिल है जिसने दिलचस्पी दिखाई है तेजस को खरीदने में। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, पिछले दिनों जो विदेश मंत्री हैं वो अर्जेंटीना गए थे, तो वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए, अर्जेंटीना गए थे और उसके बाद ये खबर आई कि अर्जेंटीना तेजस खरीदने में इंटरेस्टेड है। तो तेजस में आखिर ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया तेजस को खरीदना चाहती है, ये आपको बताता हूं किन खासियतों से लैस है और आखिर तेजस कैसे बड़े बड़े लड़ाकू जहाजों को पछाड़ देता है। भारतीय तेजस की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही है। हल्का और ताकतवर होने की वजह से पूरी दुनिया इसकी चाहत रखती है। भारत में निर्मित इस विमान को पसंद कर रही है और कम कीमत में यह दुनिया के लिए सबसे ताकतवर हथियार भी है। जिन मुल्कों का बजट कम होता है या यूं कहें कि आर्थिक रूप से कमजोर मुल्कों के लिए तेजस एक संजीवनी की तरह है। कम पैसा लगाकर इन देशों ने दुश्मन से लड़ने की ताकत हासिल कर सकते हैं और हालांकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे तमाम ताकतवर देश भी भारतीय तेजस के फैन बन गए। वहीं अगर बात हिंदुस्तान की करें तो भारत के लिए यह सबसे ताकतवर हथियारों में से एक है। पड़ोसी दुश्मनों के लिए तेजस एक चुनौती की तरह है। LAC और LOC पर दोहरी चुनौती में वायुसेना के लिए तेजस एक बड़ा और घातक हथियार है। वैसे तो पाकिस्तान अपने JF-17 का दम भरता है, लेकिन असल में इस JF-17 का दम पूरी तरह से निकल चुका है। एक रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि पाकिस्तानी फ्लीट में ज्यादातर विमान उड़ने की हालत में ही नहीं है। यह हाल है इनका। तेजस JF-17 से कहीं ज्यादा ताकतवर है। पहली बात, JF-17 से ज्यादा पेलोड ले जा सकता है। ये तेजस का इंजन भी ज्यादा ताकतवर होता है। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है ये JF-17। तेजस भारत में निर्मित स्वदेशी फाइटर जेट है और JF-17 नेवी के लिए कारगर
नहीं है। तेजस में नेवी के हिसाब से बदलाव किया गया है और हालांकि पाकिस्तानी JF-17 तो चलने के हालात में भी नहीं है, वहीं पाकिस्तान को इन विमानों को चलाने के लिए रूस से इंजन नहीं मिल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के तमाम फाइटर जेट्स पार्किंग में ही खड़े हैं और भारत में बना तेजस पाकिस्तान के हुक्मरानों के दिलों की धड़कन बढ़ा रहा है कम कीमत में। एडवांस टेक्नोलॉजी पहली बात इसकी खासियत है, ग्राफिक चलाइए, दूसरे लड़ाकू विमानों से काफी सस्ता है ये, कम बजट वाले देशों के लिए ये संजीवनी है और अब तक तेजस से कोई हादसा नहीं हुआ। रूस अमेरिका के हथियार इसमें फिट हो जाते हैं। यूरोपीय देशों के लिए यह सबसे बेजोड़ है तेजस, इसलिए दुनिया के कई मुल्कों ने तेजस खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। यह है तेजस की खासियत। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे फ्रांस से उनके एयर चीफ जब आए तो वो तेजस उड़ा रहे थे। ये देखिए जब ये तस्वीर दिखाइए प्लीज, ये आप देख रहे हैं जोधपुर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जनरल आंद्रे को आप देख रहे हैं, ये फ्रांस के एयर चीफ हैं जो भारत आए, तेजस उड़ा रहे हैं, पूरी तरह से तैयार हुए। यह बताता है कि तेजस में खासियत क्या है। दुनिया के एयर चीफ आकर, फ्रांस के एयर चीफ आकर तेजस उड़ा रहे हैं, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं उनकी टेस्टिंग की। अगली तस्वीर देखिए, ये अमेरिका USA के वायुसेना चीफ यहां आए थे, जनरल डेविड आए, यहां ऑफिसर से मिले और उसके बाद खुद तेजस पर चढ़े और तेजस का ट्रायल उन्होंने लिया। यह बता रहा है कि तेजस के साथ कैसे दुनिया का एक जुड़ाव होता जा रहा है और तेजस की खासियत है। देखिए तेजस का आखिर कोई जोड़ नहीं है, तेजस का कोई जोड़ नहीं। मूव कीजिए इसे, क्यों बेजोड़ है तेजस? लगभग 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है, 13,000 किलोग्राम भार लेकर उड़ने में सक्षम है। 13,000, 3,000 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है, 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है और एक बार में 3,000 किलोमीटर उड़ान भरता है, 20,000 फीट की ऊंचाई पर ईंधन भर सकता है अपने अंदर। एयर टू एयर मिसाइल दागने में सक्षम है, यानी बगल में कोई दूसरा लड़ाकू जहाज है तो उसे हवा में ही मार गिराएगा। ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल को साथ ले जाकर दाग सकता है। ये 13.20 मीटर की लंबाई और 4.40 मीटर की ऊंचाई है, बहुत बड़ा भी नहीं है। पंखों का जो फैलाव है वो 8 मीटर से ज्यादा है लगभग। तो यह है तेजस की खासियत, इसीलिए आज दुनिया तेजस की मांग कर रही है। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे भारत हथियारों के मामले में आगे बढ़ रहा है। आपको याद होगा 15 अगस्त के दिन एक स्वदेशी तोप ATAGS, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं ये स्वदेशी तोप जिसे तैयार किया गया, ये भी भारत में ही DRDO ने इसे निर्मित किया है। ग्राफिक्स प्ले कीजिए, देखिए जरा। तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी भी यही चाहते हैं कि भारत को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी की आत्मनिर्भर भारत मुहिम रंग ला रही है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहा है भारत और 70% रक्षा उपकरण अब देश में बन रहे हैं। इसके अलावा भारतीय सेना के पास 300 से ज्यादा स्वदेशी हथियार हैं इस वक्त जो देश में बने। भारत के लड़ाकू विमान तेजस की विदेश में डिमांड बढ़ गई है। आकाश मिसाइल का भारत में उत्पादन हो रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल का भी उत्पादन कर रहा है हिंदुस्तान। साथ ही साथ भारत इन मिसाइलों का निर्यात भी कर रहा है। अर्जुन टैंक का निर्माण भी भारत में किया जा रहा है। पिनाका मिसाइल सिस्टम भी भारत में बना है। रक्षा बजट का 65.65% स्वदेशी सिस्टम पर अब खर्च हो रहा है। यूपी और तमिलनाडु में 2 नए डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं। ये 84 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है इस वक्त भारत। रक्षा क्षेत्र की भारतीय कंपनियों ने इसका स्वागत किया है। भारत ने 2021-22 में 13,000 करोड़ के हथियार बेचे। 2020-21 के मुकाबले 54% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें देश में रक्षा उपकरणों के उत्पादन से आयात में कमी आई है। रक्षा आयात में लगभग 21% की कमी दर्ज की गई है। रूस से आयात में आई है 23% की गिरावट। तो यह है जो भारत की ताकत बढ़ा रहा है और उम्मीद करेंगे आने वाले वक्त में भारत इसी तरह हर क्षेत्र में ताकतवर होगा। बहरहाल ये भारत की बात है, में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।
मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के